आज की जो हमारी पोएम है वो है द सोल्जर। लिखने वाले हैं रूपर्ट ब्रूक। पैदा हुए थे 1887 में और डेथ हो गई थी 1915 में। उम्र के स्पैन को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये जिए हैं, ठीक है ना। मात्र 28 साल जो है इस दुनिया में हयात में रहे वो, उसके बाद जो है इनकी डेथ हो गई। अब पता नहीं क्या बात है कम उम्र के पोएट्स में कि जब भी जाते हैं कुछ खास करके ही जाते हैं। इसी तरह का एक एग्जांपल जो है जॉन कीट्स का भी है। जॉन कीट्स का ये तो सिर्फ 26 साल जिया था और ये जो है 2 साल ज्यादा जी गया, 28 साल, ठीक है। तो रूपर्ट ब्रूक का जो नाम है वो फेमस है किसके लिए? वॉर पोएम के लिए। वॉर पोएम के लिए, ठीक है ना। वॉर पोएम कहने का मतलब है कि जो 1914 के आसपास का दौर था, आपको पता है कि 1914 जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का दौर था और एज ए प्रोफेशनल रूपर्ट ब्रूक खुद जो है एक सोल्जर थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूपर्ट ब्रूक से बेहतर नहीं जान सकता था कोई भी कि वॉर पोएट्री कैसी होती है। रूपर्ट ब्रूक ने जो है अच्छे से वॉर की स्थिति को समझा और अपनी कविताओं में जो है उतारा उसको, ठीक है। क्योंकि आप अगर नेट वगैरह पे सर्च करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी पर्सनैलिटी को ही देखने से लगेगा कि कितना हैंडसम लड़का जो है वो एज ए प्रोफेशनल सोल्जर बनने का प्रोफेशन जो है हासिल कर लिया। अब एक बात है, इसकी यही हैंडसमनेस को देख के डब्ल्यू.बी. यीट्स एक पोएट गुजरे हैं, ठीक है ना। उन्होंने इसको इंग्लैंड का सबसे हैंडसम पोएट कहा है। इंग्लैंड का सबसे हैंडसम पोएट यंग मैन जो है कहा है डब्ल्यू.बी. यीट्स ने, किसको? रूपर्ट ब्रूक को, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है, ये तो हो गई इनके वॉर पोएम के बारे में लेकर बात, ठीक है। एक बात और, आप अगर इस पोएम को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पोएम में 14 लाइन है। तो 14 लाइन वाला जो पोएम होता है इसको बोलते हैं सोनेट। इससे पहले कि हम इस पोएम को स्टार्ट करें, इस पोएम की शुरुआत करें, ये बेहतर होगा आप सबके लिए जान लेना सोनेट का एक ब्रीफ हिस्ट्री, है ना। सोनेट का एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको मैं बता देता हूं कम शब्दों में ही, आप ध्यान रखेंगे, जरा देखिएगा। सोनेट जो है इटली में बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। इटली में फेमस था 13th सेंचुरी में, ठीक है। सोनेट बहुत फेमस था इटली में 13th सेंचुरी में, ठीक है। इसके बहुत बड़े राइटर हुए इटली में जिनका नाम था पेट्रार्क, और इन्हीं के नाम से इटली में जो सोनेट फेमस हुआ उसको कहा गया पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है। पेट्रार्क के नाम से ही जो है इटली में फेमस हुआ क्या? पेट्रार्कन सोनेट। इसी का नाम जो है दूसरा बदल के रखा गया इटालियन सोनेट, ठीक है। इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट ये एक ही है। चूंकि इटली में बहुत फेमस हुआ था इसलिए इटालियन सोनेट कहा गया। पेट्रार्क ने बहुत ज्यादा फेमस किया इसको, इसलिए इसको पेट्रार्कन सोनेट कहा गया, ठीक है। इसकी जो फॉर्मेशन थी वो थी, एक स्टेंजा जो है, फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन्स की होगी और जो सेकंड स्टेंजा है वो 6 लाइन्स की कही गई, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये दोनों मिला के हो गए थे कितने? 14 लाइन। इसी पेट्रार्कन फॉर्म में आपकी ये पोएम द सोल्जर मिली हुई है आपको पढ़ने के लिए। आप ध्यान से देखेंगे, पहला स्टेंजा जो है 8 लाइन की है, दूसरा जो स्टेंजा है वो कितने लाइन की है? 6 लाइन की है, ठीक है। अब यही, ये तो बात हो गई इटली की। अब यही इटली का ट्रेडिशन जो है चला आया कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सोनेट को किसने फेमस किया? सबसे पहली बात तो ये कि 2 लोग, एक का नाम था हेनरी हावर्ड, ठीक है, और एक का नाम था थॉमस यॉर्क। हेनरी हावर्ड को अर्ल ऑफ सर्रे भी कहा जाता है।
ये दोनों अक्सर अपने ट्रिप पर इटली जाया करते थे। इटली जाने का काम हमेशा इनका अपना हुआ करता था। ये अक्सर जो है इटली के टूर पे जाया करते थे। तो इन दोनों ने देखा कि इटली में एक बहुत ही फेमस पोएम है पेट्रार्क के नाम से, पेट्रार्कन सोनेट जो है बड़ा फेमस है इटली में। इन्होंने क्या किया कि इन्हें ये फॉर्म जो है बड़ा पसंद आया इटली का, वो इटालियन सोनेट। अब ये जो है लेकर चले आए इस सोनेट के फॉर्म को कहां, इंग्लैंड में। चूंकि इंग्लैंड के ही रहने वाले थे, इटली हमेशा घूमने जाया करते थे और वहां सोनेट की फॉर्म को देखकर इंग्लैंड में सोनेट को जो है इंट्रोड्यूस किया किसने, हेनरी हावर्ड, जिन्हें अर्ल ऑफ सर्रे कहा जाता था इन्होंने, और थॉमस यार्ड जो कि इंग्लैंड के ही रहने वाले थे। कुल मिलाकर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इटली से इंग्लैंड में सोनेट लाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है। तो आप बताएंगे हेनरी हावर्ड, थॉमस यार्ड, यही दो ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है सोनेट को इटली से इंग्लैंड में लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तो बात हो गई ट्रेडिशन की। अब जरा देख लेते हैं कि इन्होंने किया क्या। हुआ ये कि इटली में जो सोनेट फेमस थी वो 8 लाइन और 6 लाइन के सीक्वेंस में थी। ये पहला स्टैंजा, ये दूसरा स्टैंजा। इंग्लैंड में जब आया ये सोनेट तो उसमें किया क्या गया कि 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा हो गए, 12 ये हो गया, और एक जो है 2 लाइन का था, ठीक है, 2 ये हो गया, तो 12-2 कुल मिला के ये हो गया 14। अब 4-4 लाइन वाला जो स्टैंजा था इसको बोला गया क्या, क्वार्ट्रेन, और 2 लाइन का था इसको बोला गया कपलेट। मतलब कि 4 क्वार्ट्रेन और 1 कपलेट से मिलाकर ये सोनेट बना कहाँ का, इंग्लैंड का। चूंकि इंग्लैंड में फेमस हुआ ये सोनेट फॉर्म, इसलिए इसको इंग्लिश सोनेट कहा गया, इंग्लिश सोनेट कहा गया। और इंग्लैंड में इस फॉर्म को सबसे ज्यादा फेमस करने वाले थे शेक्सपियर, इसलिए उन्हें कहा गया क्या, शेक्सपियरियन सोनेट। कुल मिलाकर ये सोनेट का ब्रीफ हिस्ट्री था आपको। इंग्लैंड में सोनेट को फेमस किया था विलियम शेक्सपियर ने, इसलिए इनके नाम पे शेक्सपियरियन सोनेट रखा गया। और इटली में फेमस किया था इसको किसने, पेट्रार्क ने, इसलिए उनका नाम पेट्रार्कन सोनेट रखा गया। इंग्लिश सोनेट जो है 4 लाइन का 3 स्टैंजा और 1-2 लाइन के स्टैंजे से मिलकर बना होता है, जो कि हमारा फॉर्म नहीं है यहाँ इस सोनेट में, ठीक है। हमें जो है मिला है ये फॉर्म, जो कि हमें अभी देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पोएम की। आप देख लीजिए, मैंने इंट्रोडक्शन में अभी बताया था आपको कि इस पोएम में 2 स्टैंजास हैं, एक 8 लाइन का है और एक 6 लाइन का है। 8 लाइन का जो स्टैंजा है वो आपके सामने हमने लिख रखा है यहाँ पे। देखिए एक चीज हम आपको बता देते हैं, जो स्टैंजा 8 लाइन्स की होती है इसको बोला जाता है ऑक्टेव। जो स्टैंजा 6 लाइन की होती है, 6 लाइन की होती है, इसको बोलते हैं सेस्टेट, ठीक है। इसको 2 पार्ट में करेंगे तो 4 लाइन्स हो जाएंगी, इसको बोला जाएगा क्वार्ट्रेन। इसको आधा आधा कर देंगे तो 3 लाइन्स हो जाएगा, इसको बोलेंगे टर्सेट। इसको फिर आधा करेंगे तो 2 लाइन्स के हो जाएंगे, ये इनको बोला जाता है कपलेट। ये जो है आप ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं एक बार हम लोग कि इस पोएम में है क्या, ठीक है। देखिए हुआ ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए रूपर्ट ब्रूक को भी जो है भेजा जाना था। अब इसने इस पोएम के बैकग्राउंड में जो कुछ कहा है वो आप सुन लीजिए जरा सा। इसमें कहा इसने कि देखो युद्ध में जा रहा हूं मैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं लौट के वापस आऊंगा ही। अगर मुझे शहादत मिल जाती है, ठीक है, अगर मैं शहीद हो जाता हूं, तो ऐसा मत करना कि जो है मेरी बॉडी को उठा के मेरे फिर मदरलैंड में लेके चले आना। ऐसा करना है कि जहां मेरी रूह प्रवास करेगी, जहां मेरी रूह निकलेगी, जहां मुझे शहादत मिलेगी, वहीं मुझे दफना देना। वहां दफनाओगे तो एक फायदा ये होगा कि जितनी दूर में हमारी कब्र बनेगी विदेशी सरजमीन पर, उतना दूर में तो ये इंग्लैंड के नाम से ही जाना जाएगा। ये अलग बात है कि सरजमीन किसी दूसरी
कंट्री का होगा, लेकिन जितनी दूर में मेरी कब्र होगी वो तो उतना इंग्लैंड के नाम से ही जमीन जानी जाएगी ना। इस प्रकार वो कहता है कि विदेशों में भी एक छोटा सा इंग्लैंड होगा। बहुत ही बेहतरीन पोएम है, आप जरा ध्यान से समझिएगा एक एक लाइन को। कह रहा है पहले लाइन में, इफ आई शुड डाई, अगर मुझे शहादत मिल जाए, अगर मेरी मृत्यु हो जाए। मृत्यु जो है वर्ड सैनिकों के लिए इस्तेमाल करना थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है, इसलिए शहादत में इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर मुझे शहादत मिल जाए, तो आप एक चीज समझना, देखो कंडीशन यहाँ पे है, इफ से शुरू हुआ है तो कंडीशनल सेंटेंसेस होते ही हैं। इफ आई शुड डाई, अगर मुझे शहादत मिल जाए, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में सिर्फ यही सोचा जाए, मेरे बारे में सिर्फ यही राय रखी जाए। क्या राय है? दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड। कह रहा है कि अगर मेरी डेथ, मुझे अगर मार्टिरडम मिल जाती है विदेशी सरजमीन पर, तो मेरे बारे में सिर्फ ये सोचा जाए कि एक छोटा सा इंग्लैंड जो है, दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड, एक छोटी सी सरजमीन जो है हमेशा इंग्लैंड के नाम से जानी जाएगी। कहां पे? देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड। अब देखिए ये स्थिति क्या कह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि मान लो ये हो गई हमारी कंट्री और हमें इस कंट्री में ले जाया गया लड़ने के लिए। अगर मुझे यहाँ पे मार्टिरडम मिलती है, अगर मुझे यहाँ शहादत मिल जाती है, अगर मैं यहाँ शहीद हो जाता हूँ इस विदेशी सरजमीन पर, तो जितनी दूर में मेरी कब्र बनेगी इतनी दूर में तो इंग्लैंड के नाम से ही जाना जाएगा नहीं, क्योंकि लोग कहेंगे हमेशा कि इस जमीन में जो है इंग्लैंड का सैनिक दफन है। इसीलिए वो कह रहा है कि विदेश में भी जो है एक छोटा सा कोना जरूर होगा जो कि हमेशा इंग्लैंड के नाम से जाना जाएगा। ये चीज वो कह रहा है। अब देखिए कह रहा है देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, बोल रहा है कि इस रिच अर्थ में, ये विदेशी सरजमीन जो है, इसकी जो मिट्टी है वो क्या कह रहा है इसको? रिच, यानी कि एक समृद्ध मिट्टी है इस सरजमीन की जहां पे मुझे शहादत मिलेगी। और उसके आगे क्या कह रहा है? ए रिचर डस्ट कंसील्ड, लेकिन इसी रिच मिट्टी में छोटी सी मिट्टी जो है, ये थोड़ी सी मिट्टी और होगी जिसको हम क्या कहेंगे? रिचर। यहां डस्ट का मतलब क्या है? बॉडी, समझ रहे हो ना? यहाँ डस्ट का मतलब क्या है? बॉडी। रिचर डस्ट का मतलब, देखो यहाँ कितना अच्छा कंपैरिजन किया है। बोल रहे हैं कि जिस जमीन पे हमें शहादत मिलेगी वो जमीन जो है रिच है, और जितनी दूर में हमारी मिट्टी होगी उसको कह रहा है रिचर। अगर आपको पता हो कंपैरेटिव डिग्री में, तो आपको एक चीज जाननी चाहिए कि रिच का मतलब तो समृद्ध होता ही है। ये जो रिचर इस्तेमाल कर रहे हैं वो इससे ज्यादा की कंपैरिजन दिखाएगा। रिचर का मतलब इससे ज्यादा समृद्ध। चूंकि सैनिक इंग्लैंड का है तो खुद को ही जो है रिचर कहेगा, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा है कि जितनी दूर में हमारी मिट्टी होगी वो रिच नहीं होगी बल्कि रिचर होगी। इस सरजमीन की मिट्टी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी जो है होगी, जितनी दूर में होगी उतनी दूर में, ठीक है। अब कह रहा है ए डस्ट whom इंग्लैंड बोर, आखिर इस मिट्टी को रिचर कहने की वजह, इस मिट्टी को खास कहने की वजह क्या है? क्योंकि अब यहाँ पे वो हाईलाइट करना चाहता है अपने नेटिव कंट्री को, अपने मदरलैंड को जो है वो हाईलाइट करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि ये मिट्टी खास क्यों है। ए डस्ट, डस्ट का मतलब समझ लेना, आदमी लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि मरने के बाद शरीर मिट्टी हो जाता है, बात हकीकत है, ठीक है ना। इसीलिए डस्ट का इस्तेमाल यहाँ पे बॉडी के लिए किया जा रहा है। कह रहा है यहाँ पे ए डस्ट whom इंग्लैंड बोर, ये मिट्टी खास इसलिए है क्योंकि इसे पैदा करने वाला कौन है? इंग्लैंड ने पैदा किया इस मिट्टी को। क्योंकि ये जो सैनिक है वो रहने वाला है कहाँ का? इंग्लैंड का, इसीलिए जो है ये खास है। आपको लग रहा होगा कि जो पोएट है वो अपने कंट्री को हाईलाइट कर रहा है, इंग्लैंड को, चूंकि इंग्लैंड का ही सैनिक था, इंग्लैंड का रहने वाला था, ठीक है ना। अब देखिएगा शेप्ड,
क्योंकि इस बॉडी को शेप मिला था कहां पे, इंग्लैंड में, मतलब कि इंग्लैंड में वो पला बढ़ा था, ठीक है। छोटे से बड़े होने का सफर जो है तय किया था पोएट ने कहां पे, इंग्लैंड में। मेड अवेयर, मेक अवेयर का मतलब होता है जानकारी हासिल करना, नॉलेज प्राप्त करना। कह रहा है कि इंग्लैंड में ही जो है मुझे शिक्षा दीक्षा मिली है, इंग्लैंड में ही जो है मैं पला बढ़ा हूं, और ये वो मिट्टी है, ये वो शरीर है जिसे इंग्लैंड की सरजमी ने पैदा किया। इस वजह से जो है वो इस मिट्टी को खास बता रहा है। कोई भी कंट्री का सोल्जर होगा वो अपनी मिट्टी को ही खास बनाएगा। तो यहाँ पे जो है रूपर्ट ब्रूक ने अपने इंग्लैंड की सरजमीन को जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। अब एक चीज देखिएगा, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, ये वही इंग्लैंड की सरजमीन है जहां मुझे फूल मिले थे एक बार, क्या करने के लिए, प्यार करने के लिए। मतलब इंग्लैंड ने अपने फूल देकर मुझे, इंग्लैंड ने फूल प्रदान किए, मुझे सिखाया प्यार करना, ठीक है। हर वेज टू रोम, और इंग्लैंड की जो गलियां हैं, इंग्लैंड की जो गलियां हैं उसमें मैं घूमा फिरा हूं, ठीक है। रोम का मतलब होता है इधर उधर घूमना। कुल मिला के यहाँ इस 2 लाइन में वो यही कह रहा है कि इंग्लैंड की जो सरजमीन है इसी ने जो है एक अहम भूमिका निभाई है मेरा पूरा विकास करने के, चाहे बॉडीली डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, किसी भी तरह। आगे कह रहा है ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, दरअसल ये शरीर जो यहाँ इस कब्र में पड़ा होगा विदेशी सरजमीन में, वो सारा का सारा ही इंग्लैंड का होगा, ठीक है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, जो कभी इंग्लैंड की हवाओं में सांस लिया होगा, इंग्लैंड में जी रहा था तो इंग्लैंड में ही सांस लेगा, ठीक है। वॉश्ड बाय द रिवर्स, ठीक है। और ये वो शरीर था जो कभी इंग्लैंड में नहाया हुआ है, इंग्लैंड की नदियों में नहाया हुआ शरीर है, इंग्लैंड की नदियों में ये शरीर जो है नहाया हुआ है, धोया गया है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और इतना ही नहीं, इंग्लैंड के सूरज में जो है, इंग्लैंड में निकलने वाला जो सूरज है उसकी रोशनी में इस शरीर को परवाज मिली है, इस शरीर को जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मिली है इस सन में जो कि इंग्लैंड में खिला। कुल मिला के ये 4 लाइन जो है वो कह रहा है यही कि इंग्लैंड ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अहम भूमिका निभाई है मेरे इस ओवरऑल डेवलपमेंट में। देखिएगा अब तक हम पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं सेस्टेट की। सेस्टेट में क्या दिया गया है जरा एक बात समझना। देखो सबसे पहले 3 लाइन ये है, 3 लाइन ये है, कुल मिला के ये 6 लाइन होंगी। यहाँ प्लस कर देता हूं मैं, अलग अलग मत मान लीजिएगा वरना ये कर्व सेट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको सेस्टेट पढ़ना। चलो एक चीज देखो, जो कुछ भी 8 लाइन में बोला है इसने उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और बात कह रहा है। कह रहा है एंड थिंक, क्योंकि आपको पहले हम बता चुके हैं कि रहने वाला कहाँ का था, इंग्लैंड का था, ठीक है ना। और कह रहा है एंड थिंक, और ये सोचकर क्या सोचकर, इंग्लैंड का निवासी होने की बात सोचकर, ठीक है ना। दिस हर्ट, इस हृदय का, ऑल एविल शेड अवे, जितना भी गुबार है, जितनी भी बुराई है इस दिल में, जितनी भी चीजें है हमारे दिल में, वो सब क्या हो गई, शेड अवे, बाहर निकल गई। मतलब कि इंग्लैंड के होने का सिर्फ एहसास अगर हो जाए तो इससे होता क्या है कि दिल के अंदर जितना मैल बैठा होता है वो क्या होता है, शेड अवे, पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये अजीब तरह की फीलिंग जो है पोएट को समझ में आ रही है अपने इंग्लैंड के नागरिक होने पर, ठीक है। अब कह रहा है ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, a pulse in the eternal mind no less gives somewhere back the thoughts by England। कह रहा है कि एक तरह की विचारधारा है, ठीक है, किसमें, मेरे इटर्नल माइंड में। इटर्नल का मतलब आप समझ लीजिएगा, इटर्नल का मतलब होता है वो जो हमेशा कायम रहेगी, वो जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है। कह रहा है कि जो कुछ भी इंग्लैंड से मुझे मिला है मेरे पास्ट में, ठीक है, जितनी भी विचारधाराएं, जितनी भी सोच, जितने भी आइडियाज मुझे इंग्लैंड ने दिए हैं, ठीक है, वो क्या है,
एक तरह से मेरे इटर्नल माइंड में हमेशा बने रहेंगे, चाहे मैं जीवित हूं तो भी, और मरने के बाद स्वर्ग में जब जाऊंगा मैं तो वहां भी जो है इंग्लैंड के द्वारा दी गई इस तमाम आइडियाज को हम सोचते रहेंगे। मतलब क्या है इसका, सिंपल वो यही कहना चाह रहा है कि जीते जी हम इंग्लैंड के तो है ही, मरने के बाद भी इंग्लैंड से हमारा संबंध जो है छूटेगा नहीं, बल्कि ये सारे आइडियाज हमारे माइंड के पार्ट एंड पार्सल बने रहेंगे। वहां भी जाकर हम अपने आप पे गर्व महसूस करेंगे कि हमें जो है इंग्लैंड, हमें एक ऐसे मुल्क में जन्म मिला जिसके हम सदा जो है आभारी रहे। ठीक है ना। अब इंग्लैंड में ऐसा क्या क्या मिला इसको, जिससे इतना ज्यादा इसको गर्व महसूस हो रहा है। कह रहा है गिवन हर साइट्स, हर यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड। ठीक है ना। यानी कि हमें इंग्लैंड के प्यारे दृश्य मिले देखने के लिए। दृश्य का मतलब साइट, नेचुरल सराउंडिंग जो होती है उसकी बात कर रहा है। एंड साउंड्स, जितने भी कोलाहल मैंने सुने हैं वहां पे इंग्लैंड में, जो कुछ मैंने देखा है, जितना कोलाहल मैंने सुना है, पशु पक्षियों का, नेचर के जो गीत हैं वो, ड्रीम्स, जितने ख्वाब हमने देखे इंग्लैंड में, हैप्पी एज हर डे, वो उतने ही हकीकत थे जितना कि दिन का होना। दिन जो होती है वो हकीकत का एक जीता जागता आईना है, क्योंकि सारी चीजें आपको दिखती हैं उसमें। ठीक है ना। वही कह रहा है कि इंग्लैंड में मुझे प्यारे दृश्य मिले, वहां जो है कोलाहल मिला सुनने को, ख्वाब मैंने बुने थे कुछ इंग्लैंड में, इतने हकीकत ख्वाब जो कि दिन जैसा समझ में आता है। एंड लॉफ्टर, और वो हंसी खुशी के बिताए गए शानदार पल। ठीक है। वो हंसी खुशी के बिताए गए शानदार अवसर। लर्न ऑफ फ्रेंड्स, किनके बीच, दोस्तों के बीच। ठीक है। दोस्तों के द्वारा सीखी गई कुछ अहम बातें, हंसी के पल। एंड जेंटलनेस, और वो सारी शराफत, जेंटलनेस का मतलब होता है हम्बलनेस। ठीक है। यानी कि हर एक चीज जो हमने इंग्लैंड में सीखी है, देखी है, सुनी है, वो सारी बातें मेरे मन स्मृति में हमेशा मौजूद रहेंगी। जीवित हूं तो भी, मरने के बाद जन्नत में भी जो है सारी चीजें मेरे दिमाग में बनी रहेंगी। ठीक है। कहां पर, इन हार्ट्स एट पीस। और होगा क्या कि ऐसे में हमारा जो हृदय है वो बिल्कुल शांति महसूस करेगा जब जब इन चीजों को याद करेगा। तब कहां पे, अंडर एन इंग्लिश हेवन, जहां एक इंग्लैंड रूपी स्वर्ग में मुझे ये सारी चीजें मिली थी। जब जब मैं इन चीजों के बारे में सोचूंगा, इंग्लैंड रूपी स्वर्ग के बारे में, इंग्लैंड रूपी जन्नत के बारे में जब भी सोचूंगा मैं, तब तब जो है मुझे ये सारी चीजें याद रहेंगी। यानी कि मरने के बाद भी वो कह रहा है पोएट कि हमारा मोह भंग नहीं होगा इस सरजमीन से। कुल मिलाकर इस पोएम में पोएट ने ये कोशिश की है भरपूर तरीके से समझाने की कि वो इंग्लैंड की क्वालिटी को हाईलाइट करना चाहता है। आज की पोएम में बस इतना ही। ठीक है। और आगे की सीरीज भी हम लेके आते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इन चीजों को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।